हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए सेशन में। मैं दीपांशु फ्रॉम सहरसा बिहार। तो चलिए शुरू करते हैं भाग नंबर 9। ये ज्ञान बिंदु के थर्ड एडिशन क्वेश्चन बैंक है, दरोगा की स्पेशल। भाग 1 से 8 तक मैंने करवा दिया है और ये आज हम 9 देखेंगे और 9 के साथ साथ हम 10 भी देखेंगे, क्योंकि 9 और 10 छोटे छोटे हैं, इसीलिए मैं सोचा कि 2 भाग का एक ही क्लास में करवा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो भाग 10 तक हम सब देखेंगे आज। भाग 9 और 10 देखेंगे। 18 ही भाग तक है, इसमें 18 भाग तक है, जो कि टोटल के टोटल में ख़त्म करवाऊंगा। इसके बाद ज्ञान बिंदु की थर्ड एडिशन क्वेश्चन बैंक की क्लास नहीं होगी, क्योंकि 18 भाग करने के बाद ये बुक पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। और 25 सेट के 25 क्लास मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एक ही प्लेलिस्ट का नाम है ज्ञान बिंदु थर्ड एडिशन क्वेश्चन बैंक, उस नाम से आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सारे क्लास आपके अवेलेबल हैं। चलिए शुरू करते हैं। सौरमंडल संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब बात करें सबसे बड़ा ग्रह की। सबसे बड़ा कौन है? तो ग्रह बृहस्पति है। कौन है? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन है? आपका बुध है। बुध। सूर्य का निकटतम ग्रह ये भी बुध है। सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह ये वरुण है। पृथ्वी का सर्वाधिक निकटतम ग्रह पृथ्वी का सर्वाधिक निकटतम ग्रह कौन है? ये भी शुक्र है आपका। सर्वाधिक चमकीला ग्रह ये शुक्र है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक गर्म ग्रह ये भी शुक्र है आपका। सर्वाधिक ठंडा ग्रह ये वरुण है। वरुण। लाल ग्रह किसे बोलते हैं? हम सब मंगल को बोलते हैं। मंगल को। सर्वाधिक बड़ा उपग्रह ये भी क्या है आपका? गैनीमेड। कौन है? गैनीमेड। सर्वाधिक छोटा उपग्रह बोलते हैं डिमोस को बोलते हैं। नीला ग्रह किसे बोलते हैं? पृथ्वी को बोलते हैं नीला ग्रह। भोर का तारा बोलते हैं शुक्र को। शुक्र को। और सांझ का तारा ये भी हम सब शुक्र को ही बोलते हैं। लाल धब्बा प्रतीत होता है ग्रह, मतलब ऐसा ग्रह जिसपे लाल धब्बा प्रतीत होता है, ये होता है किसको बोलते हैं? तो मंगल को बोलते हैं। सर्वाधिक चमकीला तारा किसे बोलते हैं? साइरस या डॉग स्टार ही बोलते हैं, जिसे सीरियस भी कहते हैं। साइरस, डॉग स्टार या सीरियस। सौरमंडल का सबसे नजदीक का तारा कौन है? तो सूर्य है। और दूसरा प्रोक्सिमा सेंचुरी बोलते हैं इसको। सबसे तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह बृहस्पति। सबसे धीमी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह ये शुक्र है आपका। सबसे तेज गति से परिक्रमण करने वाला ग्रह ये बुध। सबसे धीमी गति से परिक्रमण करने वाला ग्रह ये आपका वरुण। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी। छल्ले वाला ग्रह वलय युक्त बृहस्पति, शनि और अरुण एवं वरुण है। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह, यानी सर्वाधिक ताप जिस पे रहता है, वो आपका बुध हो जाएगा, क्योंकि ये सूर्य से सबसे निकट है इसीलिए। सर्वाधिक उपग्रहों वाला, मतलब सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किसके पास? तो शनि के पास है। अर्थ के पास मात्र एक है, वो है आपका मून। अब सौरमंडल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को देखते हैं क्या कह रहा है। ग्रह व्यास, घूर्णन समय अक्ष पर यानी रोटेशन, परिभ्रमण समय यानी सूर्य के चारों ओर यानी रेवोल्यूशन, उपग्रहों की संख्या, ग्रहों का रंग। अब बात करें बुध का व्यास होता है 4878 किलोमीटर। घूर्णन समय अपने अक्ष पर यानी अपने आप में जो एक चक्कर वो लगाती है, तो टोटल 59 दिन में लगाती है। 59 दिन में। और यानी सूर्य का जो एक चक्कर लगाती है वो 88 दिन में लगाती है। सूर्य का एक चक्कर बुध लगाती है 88 दिन में। उपग्रह इसके पास नहीं है, इसका रंग भी पता नहीं है। शुक्र का व्यास है 12,104 किलोमीटर। 12,104 किलोमीटर ये व्यास है किलोमीटर में। और घूर्णन समय अपने अक्ष पर 243 दिन। घूर्णन अपने अक्ष पर यानी खुद जो कुछ चक्कर लगाती है, ये आपको 243 दिन में। और परिभ्रमण जो लगाते हैं यानी रेवोल्यूशन यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं 255 दिन में। इसके पास उपग्रह नहीं है। इसका जो रंग है ये चमकीला होता है, गर्म हो जाने के कारण ये चमकीला दिखाई देता है। पृथ्वी का व्यास 12,756 किलोमीटर है। और 12,756 से लेकर 12,714 तक इसका व्यास 6400 किलोमीटर अप्रोक्स होता है, क्योंकि आधा कर दीजिए। इसका घूर्णन अपने अक्ष पे होता है 23 घंटा 56 मिनट 4 दिन एक्यूरेट। इसीलिए एक दिन हम सब लेते हैं, यानी 24 घंटा। दिन रात जो होती है ना, पृथ्वी का अपने अक्ष के घूमने के कारण होती है दिन रात। और ये सूर्य का एक चक्कर जो लगाते हैं 365 दिन में, इसीलिए साल चेंज होता है। उपग्रह की संख्या 1 होता है इसके पास, बस मून है। ग्रहों का रंग जो है नीला दिखाई देता है, किसके कारण? जल के कारण।
मंगल का व्यास आपको हो जाएगा 6796। इसका घूर्णन अपने अक्ष पे 1 दिन है। परिभ्रमण समय सूर्य के चारों ओर 687 दिन। उपग्रहों की संख्या 2 है। लाल आयरन ऑक्साइड के कारण इसका जो है रंग लाल होता है। बृहस्पति का जो व्यास होता है 1,42,984 किलोमीटर। घूर्णन अपने अक्ष पे जो घूमती है बस 9.56 घंटे में, 9 घंटा 56 मिनट ही बोल सकते हैं इसको। 12 वर्ष लगभग, यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में, एक चक्कर पूरा करने में 12 वर्ष इनको समय लगता है। उपग्रह की संख्या इसके पास 79 है। पीला SO2 के कारण ये दिखाई देता है। शनि 1,20,536 किलोमीटर इसका व्यास है। घूर्णन अपने समय पे 10.40 घंटा और परिभ्रमण समय सूर्य के चारों ओर 29 वर्ष 5 महीने में। और उपग्रहों की संख्या इसकी 82 उपग्रह। काला N2 के कारण इसका जो है काला दिखाई पड़ता है, किसके कारण? नाइट्रोजन के कारण। यूरेनस यानी अरुण 51,118 किलोमीटर इसका व्यास है। 17.14 घंटा इसका मतलब घूर्णन है, 17.14 घंटा। 84 वर्ष परिभ्रमण समय सूर्य के चारों ओर 84 वर्ष है। उपग्रह की संख्या 27 है। हरा मीथेन के कारण ये दिखता है। नेपच्यून वरुण जिसे बोलते हैं 49,100 किलोमीटर इसका व्यास है। 16.7 घंटा ये घूर्णन अपने अक्ष पे करती है। अपने अक्ष पे घूमने में इनको समय लगता है 16.7 घंटा। किससे? नेपच्यून यानी वरुण को। 164 वर्ष यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में। उपग्रह की संख्या 14 है। हल्का नीला मीथेन के कारण ये दिखता है। मानचित्र पर अंकित रेखाएं। आइसोबार समदाब की स्थिति दर्शाने वाली रेखा है। समदाब की स्थिति दर्शाने वाली रेखा है। आइसोबाथ समुद्र तल से समान गहराई दर्शाने वाली रेखा। दर्शाने वाली रेखा जिसको आइसोबाथ बोलते हैं। इसके बाद आइसोटेक पवन की समान गति दर्शाने वाली रेखा को आइसोटेक बोलते हैं। आइसोथर्म कहलाती है आपको समान तापमान वाले क्षेत्र को दर्शाने वाली रेखा। समान तापमान क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा। आइसोहाइट वर्षा के समान स्थानों को मिलाने वाली रेखा। आइसोहेलाइन समान खारेपन की मात्रा दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोहेलाइन कहते हैं। आइसोहिप्स क्या कहता है? समान ऊंचाई के स्थान को मिलाने वाली रेखा आइसोहिप्स कहलाती है। आइसोनिफ समान हिप स्थानों को मिलाने वाली रेखा। समान हिम स्थानों को मिलाने वाली रेखा। समान हिम स्थान यानी ठंडे। आइसोसोनिफ। आइसोहेल समान सूर्यताप की अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। समान सूर्यताप की अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेल कहते हैं। प्लम्ब लाइन क्या कहता है? पृथ्वी की सतह से केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्लम्ब लाइन कहते हैं। समभूकंपी रेखा समान भूकंपित तीव्रता को मिलाने वाली रेखा। समान भूकंपित तीव्रता को मिलाने वाली रेखा को समभूकंपी रेखा कहते हैं। पृथ्वी के भूपट्टी के प्रमुख तत्व की अगर बात करें तो ऑक्सीजन होता है 46.7% सबसे ज़्यादा। सिलिकॉन 27.72, एल्यूमिनियम 8.13%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.59%, मैग्नीशियम 2.09%, टाइटेनियम 0.44%, हाइड्रोजन 0.14%, अन्य 0.83%। विश्व के प्रमुख गर्त। अब प्रमुख गर्त की बात करें तो मेरियाना ट्रेंच यानी मेरियाना गर्त कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में। चैलेंजर जो कि 10,993 मीटर है उत्तरी प्रशांत महासागर में। मेरियाना जिसकी 11,033 मीटर ये गहरा है प्रशांत महासागर में। चैलेंजर 10,993 मीटर है उत्तरी प्रशांत महासागर में। गहराई तो आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ये डायरेक्ट पूछेगा। टोंगा जिसकी गहराई 10,822 मीटर है मध्य दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। प्यूर्टो 9,219 मीटर है अटलांटिका महासागर में है। अटलांटिका महासागर का सबसे बड़ा गर्त यही है प्यूर्टो रोमेसो 7,758 मीटर है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। सुंडा 7,725 मीटर है पूर्वी हिंद महासागर यानी जावा द्वीप। हिंद महासागर की धारा कौन कौन है? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा जो कि ठंडी होती है। मेडागास्कर की धारा जो कि गर्म होती है। मोजाम्बिक की धारा जो कि गर्म होती है। पश्चिमी पवन प्रवाह जो कि ठंडी होती है। अगुलहास की धारा जो कि गर्म होती है। सोमाली की धारा जो कि ठंडी होती है।
प्रशांत महासागर की धाराएं टॉपिक है। उत्तर प्रशांत महासागर की धारा की अगर बात करें, उत्तर प्रशांत महासागर की धारा में कौन कौन से आती है? उत्तर विषुवतीय रेखीय धारा जो कि गर्म होती है, उत्तर विषुवतीय रेखा धारा जो कि गर्म होती है। उत्तरी प्रशांत धारा, उत्तरी प्रशांत धारा ये भी गर्म होती है। अलास्का की धारा, अलास्का की धारा ये सब आपके प्रशांत महासागर की है, वो गर्म होती है। क्यूरोसिबो की धारा, क्यूरोसिबो की धारा कैसी होती है? तो गर्म होती है, सिर्फ पूछते हैं गर्म ठंडा। अल्यूसियन की धारा, अल्यूसियन की धारा कैसी होती है? तो गर्म होती है। कैलिफोर्निया की धारा ये ठंडी होती है, कैलिफोर्निया की। ओखोटक्स की धारा, ओखोटक्स की धारा जो कि ठंडी होती है। ओयासिबो की धारा, ओयासिबो की धारा ठंडी होती है। क्यूराइल की धारा, ओयासिबो की धारा ठंडी होती है, जिसे क्यूराइल की धारा भी कहते हैं। सुसीमा की धारा, सुसीमा की धारा आपको गर्म होती है। लालिना, लालिना कैसी होती है? तो ठंडी धारा होती है, ठंडी। दक्षिण प्रशांत महासागर की धारा, दक्षिणी प्रशांत महासागर की धारा में दक्षिण विषुवतीय रेखीय धारा, दक्षिण विषुवतीय धारा रेखीय जो आती है ये गर्म होती है। विपरीत विषुवतीय रेखीय धारा, विपरीत विषुवतीय रेखीय धारा ये भी आपको गर्म होती है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, न्यू साउथ वेल्स की धारा जो कि गर्म होती है। एलिनो की धारा ये गर्म होती है, एलिनो की धारा। दक्षिण प्रशांत प्रवाह अटलांटिका की जलधारा ये ठंडी होती है, दक्षिण प्रशांत प्रवाह अटलांटिका की जलधारा ठंडी होती है। पेरू या हम्बोल्ट की धारा ये ठंडी होती है, पेरू या हम्बोल्ट की धारा कैसी होती है? ठंडी होती है। अटलांटिका महासागर की धाराएं की बात करें, अटलांटिका महासागर की धाराएं ठंडी धाराएं, गर्म धाराएं। अब देखिए अटलांटिका महासागर की धारा, अटलांटिका की बात है, इसमें ठंडी धारा में आपकी आता है लेब्राडोर की जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, बेंगोला की जलधारा ये ठंडी होती है। अटलांटिका की जलधारा ठंडी होती है। कनाडी जलधारा ठंडी होती है। फॉकलैंड की जलधारा ये सब ठंडी होती है। कहाँ की है? तो अटलांटिक महासागर की धारा पूछती है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है? ऑप्शन दे देगा, आपको याद रखना पड़ेगा। लेब्राडोर, पूर्वी ग्रीनलैंड, बेंगुएला, अटलांटिक की जलधारा, कनारी, फॉकलैंड ये सब ठंडी जलधारा है। अब गर्म धारा की बात करें तो उत्तरी विषुवतीय रेखीय जलधारा, दक्षिण विषुवतीय रेखीय जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, विपरीत विषुवतीय रेखीय गिनी जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, ब्राजील जलधारा, नॉर्वे की जलधारा, रेनेल जलधारा, एंटलिज जलधारा, इरमिंजर की जलधारा ये सब कैसी होती है? अटलांटिक महासागर की, ये सब गर्म धाराएं हैं। विश्व प्रसिद्ध जल संधि, जल संधि की बात करें, जल संधियां की। अब देखिए जल संधि और किसको किसको जोड़ती है ये भी आपका, किसको किसको जोड़ती है ये भी है। जैसे कि आपका प्रसिद्ध एक जल संधि देश और की जिनको जोड़ती है, आपको आता है बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि जो कि अलास्का और रूस के बीच में पाया जाता है। बेरिंग सागर को चुक्ची सागर से जोड़ता है, बेरिंग सागर एवं चुक्ची सागर को जोड़ता है। डेनमार्क की जल संधि डेनमार्क को आइसलैंड ग्रीनलैंड के बीच में ये रहा है, आइसलैंड ग्रीनलैंड में है ये डेनमार्क जल संधि होता है, जो कि उत्तरी अंटार्कटिका एवं उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। हार्मुज जल संधि ओमान ईरान के बीच में होता है, फारस खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। हडसन की जल संधि, हडसन कनाडा, हडसन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि स्पेन मोरक्को, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया मलेशिया के बीच में है यह। अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है, अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन महासागर को दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। जिब्राल्टर क्या करती है? स्पेन मोरक्को देश में है। जिब्राल्टर भूमध्य सागर एवं अटलांटिका महासागर को जोड़ती है। हडसन कनाडा में है, हडसन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पाक जल संधि, पाक भारत श्रीलंका के बीच में है, मन्नार एवं बंगाल खाड़ी को जोड़ती है, मन्नार एवं बंगाल खाड़ी को जोड़ती है। सुंडा जल संधि इंडोनेशिया जावा सुमात्रा द्वीप पे है होती है, इंडोनेशिया में सुंडा जल संधि जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है, जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है। और भी आपका यूकाटन जल संधि मेक्सिको और क्यूबा के बीच में है, मेक्सिको की खाड़ी एवं कैरेबियन सागर को जोड़ती है। ओरंडो जल संधि, ओरंडो इटली अल्बानिया के बीच में है, एड्रियाटिक सागर एवं आयोनियन सागर को जोड़ती है, आयोनियन सागर को जोड़ती है। कुक जल संधि क्या है? तो न्यूजीलैंड उत्तर दक्षिण द्वीप के बीच में है ये दक्षिण प्रशांत महासागर में है, कुक जल संधि है। मोजाम्बिक जल संधि, मोजाम्बिक और मालागासी के बीच में है, जो कि हिंद महासागर को जोड़ती है। टॉरस जल संधि ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यूगिनी के बीच में है, जो कि पापुआ खाड़ी एवं आराफुरा सागर को जोड़ती है, पापुआ खाड़ी एवं आराफुरा सागर को जोड़ती है।
टोकरा जल संधि, टोकरा जल संधि जापान में है। ये पूर्वी चीन सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है, पूर्वी चीन सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। सुगारू जल संधि, सुगारू जल संधि जापान में है। यह क्या करती है, जापान सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है, जापान सागर एवं प्रशांत महासागर को। सुसीमा जल संधि, सुसीमा जल संधि भी जापान में है, जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है, पूर्वी चीन सागर को। मकाससार जल संधि इंडोनेशिया में है, जावा सागर और सेल्विस सागर को जोड़ती है, जावा। डेविस, डेविस ग्रीनलैंड कनाडा के बीच में है, गेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। बांस जल संधि ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, तस्मान सागर एवं दक्षिणी सागर को जोड़ती है, तस्मान सागर एवं दक्षिणी सागर को जोड़ती है। डोवर जल संधि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। कोरिया जल संधि जापान और कोरिया के बीच में है, जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। मैगलन जल संधि, मैगलन जो कि चिली में है, प्रशांत महासागर एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, प्रशांत महासागर एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इसके बाद है कारीमाटा जल संधि, कारीमाटा जल संधि जो कि इंडोनेशिया में है, दक्षिणी चीन सागर एवं जावा सागर को जोड़ती है, दक्षिणी चीन सागर एवं जावा सागर को जोड़ती है। एमक्यूएरे जल संधि जो कि कनाडा में है, यह आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। डूडांस जल संधि, डूडांस जल संधि ऑस्ट्रेलिया और मेलविल द्वीप के बीच में है, ऑस्ट्रेलिया और मेलविल द्वीप के बीच में वान डीमन खाड़ी एवं तिमोर सागर को जोड़ती है। सेलिकॉफ जल संधि अलास्का और कोडियाफ द्वीप के बीच में है, अलास्का की खाड़ी को जोड़ती है, अलास्का खाड़ी को। बालबेक जल संधि बोर्निया पलावन द्वीप के बीच में है, दक्षिण चीन सागर एवं सुलू सागर को जोड़ती है। लुजोन जल संधि ताइवान और फिलीपींस का लुजाने द्वीप के बीच में है, दक्षिणी चीन एवं फिलीपींस सागर को जोड़ती है। बाव अल मंडेब जल संधि, बाव अल मंडेब जल संधि यमन और जिबूती द्वीप के बीच में है, लाल सागर एवं अदन की खाड़ी अरब सागर को जोड़ती है, लाल सागर एवं अदन की खाड़ी अरब सागर को जोड़ती है। उसके बाद बाब अल मंडेब पढ़ लिए क्या, यमन और जिबूती के बीच में है, लाल सागर एवं अदन की खाड़ी अरब सागर को जोड़ती है। उसके बाद डार्डेनिल्स जल संधि, डार्डेनिल्स जल संधि जो कि टर्की में है, यह क्या करती है, तो मारमरा सागर को एजियन सागर से जोड़ती है, मारमरा सागर को एजियन सागर से जोड़ती है। बॉस्पोरस जल संधि, बॉस्पोरस जल संधि क्या करती है, बॉस्पोरस जल संधि एशिया एवं यूरोप यानी टर्की के बीच में है, यह काला सागर एवं मारमरा सागर को जोड़ती है, काला सागर एवं मारमरा सागर को जोड़ती है। बोर्निफेसियो जल संधि कोर्सिका और सार्डिनिया के बीच में है, यह भूमध्य सागर एवं टायरेनियन सागर को जोड़ती है। बेलेद्वीप जल संधि, बेलेद्वीप जल संधि कनाडा में है, यह सेंट लॉरेंस खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। कर्च जल संधि, कर्च रूस और क्रीमिया के बीच में है, काला सागर एवं ओजोब सागर के बीच में है, काला सागर एवं ओजोब सागर के बीच में है। विश्व के प्रमुख जल डमरू मध्य, विश्व के प्रमुख जल डमरू मध्य के बीच बात करें, नाम संबंधित सागर भूभाग जिनको अलग करती है, भूभाग जिनको अलग करती है। बेरिंग, बेरिंग संबंधित सागर की बात करें तो बेरिंग जल संधि कहाँ है, तो आर्कटिक एवं बेरिंग सागर के बीच में है, और जिन किसको किसको अलग करती है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका व रूस को अलग करती है। बेरिंग जल संधि आर्कटिक एवं बेरिंग सागर के बीच में है, संयुक्त राज्य अमेरिका को रूस से अलग करती है। जिब्राल्टर, जिब्राल्टर भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर के बीच में है, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर के बीच में है। स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। डोवर, डोवर जल संधि उत्तरी सागर एवं इंग्लिश चैनल के बीच में है, उत्तरी सागर एवं इंग्लिश चैनल के बीच में है। ब्रिटेन एवं फ्रांस को अलग करती है, ब्रिटेन एवं फ्रांस को अलग करती है। मलक्का, मलक्का जल संधि जावा सागर और बंगाल खाड़ी में है, जावा सागर और बंगाल खाड़ी में है, मलाया एवं सुमात्रा को अलग करती है। फ्लोरिडा, फ्लोरिडा मेक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर के बीच में, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी फ्लोरिडा एवं क्यूबा के बीच में वो क्या करती है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी फ्लोरिडा एवं क्यूबा को आपस में अलग करती है, अलग करती है दोनों को। पाक जल डमरू मध्य जो है ना, बंगाल की खाड़ी एवं मन्नार की खाड़ी के बीच में है, बंगाल खाड़ी एवं मन्नार खाड़ी के बीच में है, भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है। विश्व की प्रमुख नहरें और इसकी जो है स्थिति, विश्व की प्रमुख नहरें और इसकी स्थिति की बात करें तो आपका आता है सूनहर। सूनहर, सूनहर कहाँ है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है, सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है। उसके बाद आपका ईडी नहर, ईडी नहर संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यूएसए में है। ईडी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है, ईडी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है। गोटा नहर, गोटा नहर स्वीडन में है। स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच में है, स्टॉकहोम गुटेनबर्ग के बीच में है। कील नहर जो कि जर्मनी में है, जर्मनी में।
उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर के बीच में है यह। उत्तरी सागर नहर जो कि नीदरलैंड में है, उत्तरी सागर को एमहर्स्ट के बीच में, उत्तरी सागर वो एमहर्स्ट के बीच में है, यानी कह सकते हैं जोड़ती भी है। मैनचेस्टर नहर ग्रेट नहर में, ग्रेट ब्रिटेन में है मैनचेस्टर नहर, मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच में, मैनचेस्टर को लिवरपूल से जोड़ती है। न्यू वाटरवे नीदरलैंड में है, उत्तरी सागर और रॉटरडम के बीच में, उत्तरी सागर और रॉटरडम के बीच में है। बोल्गा डान नहर ये रूस में रोस्टोव और स्टालिनग्राड के बीच में है, रोस्टोव और स्टालिनग्राड के बीच में है। केपी नहर जो कि वैलेंट नहर पढ़ते हैं, वैलेंट नहर जो कि कनाडा में है, ईरी और ओंटारियो के बीच में, ईरी और ओंटारियो के बीच में। केपी नहर वैलेंट नहर जो कि कनाडा में है, ये ईरी और ओंटारियो के बीच में है। केपी नहर ये भारत में है, कहाँ पे है तो भारत में है, यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में, है। सुएज नहर जो कि मिस्र में है, लाल सागर को भूमध्य सागर के बीच में, यानी क्या कह सकते हैं, लाल सागर को भूमध्य सागर के से जोड़ती है। पनामा नहर जो कि पनामा में है, कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य है, कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर के बीच में है। एल्बर्ट नहर जो कि पश्चिमी यूरोप के बीच में, पश्चिम यूरोप में है, एडवर्म लीग तथा वेनेक्स को जोड़ती है, इसके बाद है विश्व के प्रमुख नदी तंत्र की अगर बात करें तो आपके नदी उद्गम, अंत और लंबा यानी किलोमीटर में बताया गया है। एरो का साइन ज़्यादा यूज होगा इसमें, एरो ले लेते हैं। नील नदी का उद्गम है विक्टोरिया झील बुरुंडी में, और ये अंत में भूमध्य सागर में जाके मिलती है। इसकी लंबाई 6690 किलोमीटर है, 6690 किलोमीटर नील नदी की। अमेजन जिसकी जो उद्गम है लेगो विलफेरो, और इसका जो अंत है आपको अटलांटिक महासागर में होता है, यानी वहाँ पे जाके मिलती है, और इसकी जो लंबाई है 6296 किलोमीटर है। डेन्यूब नदी जो कि ब्लैक फॉरेस्ट यानी जर्मनी से निकलती है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलते हुए काला सागर में जाके मिलती है, 2842 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नाइजर जो कि गिनी यानी अफ्रीका देश से निकलती है, गिनी की खाड़ी में जाकर मिलती है, और 4184 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके बाद है आपका मर्रे जो कि ऑस्ट्रेलिया यानी अल्पस से निकलती है, हिंद महासागर में जाके मतलब मिल जाती है, 2589 किलोमीटर इसकी लंबाई है। डार्लिंग नदी जो कि ऑस्ट्रेलिया से निकलकर, ऑस्ट्रेलिया इसका उद्गम है, ऑस्ट्रेलिया से निकल के मर्रे नदी में जाके मतलब मिलती है, 2789 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और एक नोट दिया गया कि डार्लिंग नदी की लंबाई उसके सहायक नदियां बलोनी, कॉन्डोमिन एवं कालगोवा को मिलाकर है, एक सहायक नदी मिला के। वोल्गा जो ब्लाडाई पठार यानी रूस से निकलती है, ब्लाडाई पठार जो कि रूस में है वहाँ से निकलती है, कैस्पियन सागर में जाके मिलती है, 3687 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यांगत्सी क्यांग तिब्बत के पठार से निकलती है, पीला सागर यानी पूर्वी चीन सागर में जाके मिलती है, पीला सागर यानी पूर्वी चीन सागर में 5797 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मिसिसिपी मिसौरी जो कि रेड रॉक स्रोत यानी अमेरिका से निकलती है, रेड रॉक स्रोत जो कि अमेरिका में वहाँ से निकलती है, मेक्सिको की खाड़ी में जाके मिलती है, 6240 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मैकेंजी जो कि फिनले नदी के मुहाने से निकलती है, मैकेंजी फिनले नदी के मुहाने से निकलती है, ब्यूफोर्ट सागर में जाके मिलती है, 4241 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 4241 किलोमीटर। मेकांग जो कि तिब्बत के पठार से निकलते हैं, मेकांग, और यह दक्षिण चीन सागर में जाके मिल जाती है, कौन तो मेकांग, 4023 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ओबे जो कि अल्टाई पर्वत से निकलती है, ओब की खाड़ी में जाके मिल जाती है, 5567 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हुआंगहो क्यूनलुन पर्वत से निकलती है, क्यूनलुन पर्वत से निकलती है, चील की खाड़ी में जाके मिल जाती है, 4667 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 4667 किलोमीटर इसकी लंबाई है।
लीना नदी जो कि बेकार पर्वत यानी रूस से निकलती है, आर्कटिक महासागर में जाके मिल जाती है। 4268 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सैन फ्रांसिस्को दक्षिणी मिनास बीटेस यानी ब्राज़ील से मतलब निकलती है, अटलांटिक महासागर में जाके मिल जाती है। 3198 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ब्रह्मपुत्रा मानसरोवर झील से निकलती है। ब्रह्मपुत्रा मानसरोवर झील से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। 2900 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है, 2900 किलोमीटर। सिंधु मानसरोवर झील के पास मतलब वहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील के पास से निकलती है, अरब सागर में जाके लास्ट में मिल जाती है, अरब सागर में। और इसकी लंबाई है सिंधु नदी की 2880 किलोमीटर। बहुत बड़ा पूछा जाता है, 2880 किलोमीटर। पराग्वे मांटो ग्रोसो जो कि ब्राज़ील में है, वहाँ से निकलती है, पेराना नदी में जाके मिलती है। 2549 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 2549 किलोमीटर। दक्षिण यूराल पर्वत जो कि रूस में है, वहाँ से निकलती है। यूराल नदी दक्षिण यूराल पर्वत जो कि रूस में है, वहाँ से निकलती है, कैस्पियन सागर में जाके मिल जाती है, कैस्पियन सागर में। और 2533 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 2533। गंगा जो गोमुख हिमालय से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अर्कनास नदी जो कि मध्य कोलोराडो से निकलती है, मिसिसिपी नदी में जाके मिल जाती है। 2348 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ओहियो नदी पोर्टर कंट्री पेंसिल्वेनिया से निकलती है और मिसिसिपी नदी में जाके मिल जाती है। 2102 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इरावदी जो कि माली और नामी नदी के संगम यानी म्यांमार में, म्यांमार से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। 2092 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 2092 किलोमीटर। ऑरेंज नदी लिसोथो से निकलती है, अटलांटिक महासागर में जाके मिल जाती है। 2092 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ओरिनिको सिएरा परिमा पर्वत से निकलती है, अटलांटिक महासागर में जाके मिल जाती है। 2062 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 2062 किलोमीटर। कोलंबिया झील जो कि कनाडा में, वहाँ से निकलती है, कोलंबिया झील से निकलती है, प्रशांत महासागर में जाके मिल जाती है। 1983 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 1983 किलोमीटर। टिग्रिस जो कि टॉरस पर्वत यानी टर्की से निकलती है, टर्की से निकलती है। सत अल अरब में जाके मिल जाती है। 1899 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 1899 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भाग 10 है, भाग 9 खत्म हो गया, छोटा था इसलिए जल्दी खत्म हो गया। भाग 10 दरोगा भर्ती परीक्षा में निश्चित सफलता है तो अति महत्वपूर्ण यह क्या है, तो नोट्स है। इतिहास, मध्य भारत इतिहास, आधुनिक भारत, बिहार, कला संस्कृति, समाजशास्त्र, भूगोल, भारत संविधान, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरण, कंप्यूटर विविध, यानी इतना कुछ इसमें दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं। भाग 10 शुरू करते हैं। इतिहास का पहले क्वेश्चन है, इतिहास का देखते हैं। इतिहास में कह रहा है कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों से प्राप्त अवशेष। हड़प्पा एक पाषाण नर्तक मतलब जगह, हाँ पाषाण नर्तकी था वो। हड़प्पा सभ्यता के बारे में विशेषता के पाषाण नर्तक वहाँ पे मतलब इसके बारे में चर्चा किया गया है। श्रमिक आवास 2 कपड़े का बैठक वहाँ से मिला है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। स्वास्तिक मिला है वहाँ से, शुभ लाभ एवं चक्र। स्वास्तिक किसको बताते हैं, शुभ लाभ का जो साइन होता है इस तरह से, ये जैसे भी। तांबे का इक्कागारी मूर्ति जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र। शंख का बना बैल। वृत्ताकार चबूतरे यानी ईंटें द्वारा निर्मित। गेहूं और जौ के दाने के अवशेष। कब्रिस्तान R37 समान आवास क्षेत्र के दक्षिण में। शिव के नटराज रूप को इंगित करती पुरुष की नग्न प्रतिमा। उर्वरता देवी का चित्र। उर्वरता देवी के चित्र। अब मोहनजोदाड़ो से क्या क्या मिले हैं, तो बृहद स्नानागार मिले हैं, बृहद स्नानागार मिला गया है वहाँ पे। विशाल अन्नागार भी मिला है। मोहर पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति मिला है। घोड़े के दांत मिला है मोहनजोदाड़ो से। गीली मिट्टी के दिए साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदाड़ो से। सीपी के बने हुए पटरी मोहनजोदाड़ो से। सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य मोहनजोदाड़ो से। सूती कपड़ा मोहनजोदाड़ो से। पुजारी का सर चूना पत्थर द्वारा निर्मित मोहनजोदाड़ो से। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदाड़ो से। योगी चित्रित मोहर मोहनजोदाड़ो से। मातृ देवी की मूर्ति मोहनजोदाड़ो से। गले हुए तांबे का ढेर मोहनजोदाड़ो से।
पुरोहित आवास मोहनजोदारो से, महाविद्यालय भवन मोहनजोदारो से, हाथी का कपालखंड मोहनजोदारो से, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सैंघव सभ्यता का सर्वाधिक विस्तृत स्थल मोहनजोदारो से, मिट्टी का तराजू मोहनजोदारो से, नाव का चित्र मोहनजोदारो से, राज मुद्रांक ये भी मोहनजोदारो से। अब आते धोलावीरा पे। धोलावीरा में क्या क्या मिले तो अनेक जलाशय का प्रमाण मिलता है, पत्थर पर चमकीला पॉलिश हुआ मतलब मिलता है, त्रिस्तरीय नगर योजना भी मिलता है वहाँ से धोलावीरा से। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में दूसरा सबसे बड़ा सैंघव स्थल, सैंघव लिपि के 10 ऐसे अक्षर प्रकाश में आए हैं जो काफ़ी बड़े हैं और विश्व की प्राचीन अक्षरमाला में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। एकमात्र स्टेडियम खेल का मैदान का साक्ष्य मिला है, वहीं से उन्नत जल प्रबंधन का मिला है साक्ष्य। कहाँ तो धोलावीरा से बात किया जा रहा है धोलावीरा का। इसके बाद आता है लोथल, लघु हड़प्पा या मोहनजोदारो, लघु हड़प्पा या मोहनजोदारो। सीपी पैमाना ये भी कहाँ मिला है आपको, लोथल से मिला है। मन के बनाने कारखाना ये लोथल से मिला है। गोदीबारा पूर्वी खंड में स्थित ये भी लोथल से मिला है। धान चावल व बाजरा के भूसे ये भी आपको लोथल से ही मिला है। कहाँ से तो लोथल से मिला है। फारस की मोहरें ये भी आपको लोथल से मिला है। 3 युगल समाधियाँ ये भी लोथल से मिला है। अग्नि पूजा संबंधित जानकारी ये भी लोथल से। हाथी दांत का साक्ष्य लोथल से। घोड़े की लघु मृण मूर्तियाँ लोथल से। नाव का चित्र अंकित मोहरे ये भी लोथल से। सिंधु घाटी के बंदरगाह के क्षेत्र लोथल से। चावल का साक्ष्य लोथल से। तांबे का कुत्ता ये भी लोथल से मिला है। ऐसे मकान का साक्ष्य जिसमें प्रवेश द्वार मुख्य सड़क की ओर था ये भी आपको साक्ष्य, इसका साक्ष्य लोथल से मिला है। शतरंज जैसे खेल का साक्ष्य लोथल से मिला है। पंचतंत्र के चालक लोमड़ी की कहानी के सादृश्य जार पर चित्रकारी का साक्ष्य ये भी लोथल से मिला है। छोटा दिशा मापक यंत्र लोथल से मिला है। अग्निकुंड का अवशेष लोथल से। रंगाई कुंड ये भी लोथल से मिला है। चुनहुद्रो मनके बनाने का कारखाना था भट्टी ये भी कहाँ से मिला है, चुनहुद्रो से। अलंकृत हाथी ये चुनहुद्रो से। एक कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते पद चिन्ह ये चुनहुद्रो से। लिपस्टिक का साक्ष्य चुनहुद्रो से। दुर्ग के साक्ष्य का अभाव चुनहुद्रो से मिला है। वक्राकार ईंटें यानी एकमात्र पूरा स्थल चुनहुद्रो से। झुमकर झांगर संस्कृति का अवशेष चुनहुद्रो से। कंघा का साक्ष्य ये भी कहाँ से मिला है, चुनहुद्रो से मिला है, चुनहुद्रो से। अब बनावली की बात करते हैं। बनावली कार्नेलियन तथा लाजवर्दिक के मन के ये बनावली से मिला है। तांबे के बनाग्र ये भी बनावली से मिला है। हल्की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने बनावली से मिला है। मोहर एवं बटखरे बनावली से मिला है। नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती हुई सड़कें कहाँ से मिला है, तो बनावली से ही मिला है। अब आते हैं रंगपुर में। रंगपुर धान की भूसी रंगपुर से मिला है। चावल के दाने रंगपुर से मिले हैं। मातृ देवी की मूर्तियों का पूर्ण अभाव ये भी रंगपुर से मिला है। अश्व की मृण मूर्तियाँ ये भी रंगपुर से मिला है। अलंकृत व चिकने मृदभांड ये भी रंगपुर से मिला है। अब आते हैं आपको आलमगीरपुर पे। आलमगीरपुर तीन पाए वाले पराते ये आलमगीरपुर से मिला है। आलमगीरपुर से मकान बनाने में 2 प्रकार के ईंटे का मतलब साक्ष्य आलमगीरपुर से। एक नाद पर कपड़े का छाप जिसमें प्रतीत होता है कि लोग बारीकी से कपड़ा बुनना जानते थे ये भी आलमगीरपुर का ही साक्ष्य मिलता है, आलमगीरपुर से। अब आता है कालीबंगा। अर्थ काली रंग की चूड़ियाँ इसका अर्थ होता है कालीबंगा का अर्थ। अग्नि पूजा संबंधित जानकारी कालीबंगा से। कच्ची ईंटों की किलेबंदी का साक्ष्य कालीबंगा से। हवन कुंड का साक्ष्य ये भी कालीबंगा से। कांच एवं मिट्टी की चूड़ियाँ कालीबंगा से। सिलबट्टे का साक्ष्य कालीबंगा से। अलंकृत ईंटे का साक्ष्य कालीबंगा से। बेलनकार मुहरे का साक्ष्य कालीबंगा से। भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य भूकंप का कालीबंगा से। बोस्टोफैथम शैली का साक्ष्य कालीबंगा से। लकड़ी के बनी नलियाँ कालीबंगा से। मेसोपोटामिया की मोहर कालीबंगा से। निचले शहर के दुर्गीकृत होने का साक्ष्य कालीबंगा से। कब्रिस्तान का साक्ष्य कालीबंगा से। चिकित्सीय उपचार खोपड़ी के शल्यक्रिया का साक्ष्य कालीबंगा से। हल से जुते हुए खेत कालीबंगा से। युगल समाधान ये भी कालीबंगा से। अंडाकार कब्र ये भी आपको कालीबंगा से ही मिला है। एक है आपका सुतकोददा कब्रिस्तान से कलश समाधान सुतकोददा से। अश्व की अस्थि पंजर सुतकोददा से। बड़ी चट्टान से ढकी एक कब्रगाह सुतकोददा से। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक चार्वाक भौतिकवादी थे ये चार्वाक
इसके प्रवर्तक थे। योग के प्रवर्तक पतंजलि को आ जाता है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल को, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम को, पूर्व मीमांस दर्शन के प्रवर्तक थे आपको जैमिनी पूर्व मीमांस के, उत्तरी मीमांस दर्शन के प्रवर्तक थे बादरायन, प्रमुख आचार्य सबर स्वामी, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे कनाद या उलुक। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ प्राचीन नाम एवं आधुनिक नाम की अगर बात करें तो कुम्भ का आधुनिक नाम है कुर्रम, कुंभा का आधुनिक नाम है काबुल, वितिस्ता का आधुनिक नाम है झेलम जिसको बोलते हैं, अस्कनी चिनाब या चेनाब इसको बोलते हैं अभी फिलहाल। परुष्णी का प्राचीन नाम है रावी, सूत्रदी इसका नाम है सतलज, विपाशा का प्राचीन नाम है आधुनिक नाम है ब्यास, सदानीडा का आधुनिक नाम है गंडक, सदानीडा का। दुष्धरती जिसका नाम है घग्घर, गोमती जिसका अभी आधुनिक नाम है गोमल, सुवस्तु जिसका है स्वाद, सिंधु का नाम है इंडस। ऋग्वैदिक कालीन देवता और संबंध की बात करते हैं। इंद्र का संबंध है युद्ध एवं वर्षा का देवता से। इंद्र को कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में ये युद्ध एवं वर्षा के देवता हैं। इसके बाद अग्नि को कहा जाता है देवता एवं मनुष्य के बीच के मध्यस्थ करने वाला। देवता भी कहा गया तथा मनुष्य के बीच में मध्यस्थ करने वाला ये अग्नि को कहा गया है। मध्यस्थता यानी बनाए रखना विचार को। वरुण को कहा गया समुद्र का देवता। विश्व के नियामक एवं शासक भी कहा गया है। ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता धर्ता भी इन्हीं को आ गया है वरुण को। ध्यो आकाश का देवता सबसे प्राचीन माना गया है इनको, ध्यो को। सोम वनस्पति के देवता को सोम कहा गया है। उषा प्रकृति एवं उत्थान का देवता कहा गया उषा को, प्रकृति एवं उत्थान के देवता को उषा कहा गया। अश्वनी विपत्तियों को हरने वाला देवता को अश्वनी कहा गया है। पूषण पशुओं का देवता को पूषण कहा गया है। विष्णु के संरक्षण एवं पालनकर्ता को विष्णु कहा गया है। मरुत आंधी तूफान के देवता को मरुत कहा गया है। जैन धर्म के तीर्थकार एवं उनके प्रतीक। अब बात करते हैं ऋषभ इसको आदिनाथ भी कहा गया है। वृषभ तथा बेल इसके प्रतीक है। अजितनाथ का प्रतीक गज है, गज। संभवनाथ का प्रतीक अश्व है। अभिनंदन नाथ जिसको कपि कहा गया, कपि प्रतीक है इनका। सुमितनाथ क्रोच इसका प्रतीक है। पदम प्रभु का पदम या कमल इसके प्रतीक है। सुपार्श्वनाथ यानी स्वास्तिक इसे क्या है तो प्रतीक है। चंद्र प्रभु चंद्र के चंद्र हैं आपको प्रतीक। सुविधिनाथ के मकर प्रतीक है। शीतलनाथ इसका श्रीवत्स कल्प वृक्ष इसके प्रतीक है। श्रेयासनाथ गेंडा इसके प्रतीक है। वसुपूज यानी महिष या भैंसा, वसुपूज महिष या भैंसा इसका जो प्रतीक है आपका, इसका प्रतीक हो जाएगा महिष या भैंसा वसुपूज का। 13 नंबर के आपको जो तीर्थकार हैं, पहले तो पहला नंबर याद रखिएगा ऋषभदेव, दूसरा अजितनाथ, तीसरा संभवनाथ। ये 3 तक तो पूछा जाता है, ठीक है। और आपके जो 13 नंबर पे आते हैं विमलनाथ के प्रतीक को कहा गया वरा। 14वें नंबर पे अनंतनाथ इसके प्रतीक है सेन। 15 पे धर्मनाथ इसके जो प्रतीक है आपको कहा गया वज्र। 16 पे शांतिनाथ के प्रतीक का नाम है मृग। 17 पे कुंथुनाथ इसके प्रतीक का नाम है अज। 18 पे आरनाथ इसके प्रतीक का नाम है मीन में सोतला है मछली। 18 पे मल्लीनाथ 18 पे अरनाथ है, अरनाथ इसका मीन है। 19 से मल्लीनाथ ये भी नंबर याद रखिएगा। 19 से मल्लीनाथ इसके कलश है प्रतीक चिन्ह। 20 पे मुनि सुवत्र इसे कुड़मू या कछुआ इनका प्रतीक है। 21 पे नेमिनाथ, तीसरा नंबर याद रखिएगा लास्ट का 3-4 नेमिनाथ जिसका जो प्रतीक है नीलोत्पल यानी नीलकमल इसको कहा गया है। 22 पे अरिस्टोनमी का जो क्या कहते हैं प्रतीक है शंख। 23 से पार्श्वनाथ का सर्प फन है, सर्फ है यानी फन जुड़े हुए सांप। 24 से महावीर का जो चिन्ह है प्रतीक चिन्ह सिंह। प्रमुख संप्रदाय वो आचार्य आजीविक यानी भाग्यवादी संप्रदाय के आचार्य कौन थे तो मखली गोसाल। घोर आक्रियावादी संप्रदाय के जो आचार्य थे पूरन कश्यप थे। उच्छेदवादी यानी भौतिकवादी संप्रदाय के जो आचार्य थे अजीत केशक काम्बली थे। इसके बाद नित्यवादी संप्रदाय के जो आचार्य थे पकुध कचायन। अनिश्चयवादी संदेहवादी के जो संप्रदाय के जो आचार्य थे संजय वेलदुपतु। प्रमुख संप्रदाय मत एवं आचार्य
संप्रदाय मत आचार्य। वैष्णव संप्रदाय का मत किसने दिया था? तो विशिष्ट द्वैतवाद ने, मतलब वैष्णव संप्रदाय थे वैष्णव से एक मत आया था विशिष्ट द्वैतवाद का, जिनका सिद्धांत किसने दिया था? विशिष्ट द्वैतवाद का रामानुजाचार्य दिए थे, जो कि 12वीं शताब्दी में दिए थे। ब्रह्म संप्रदाय से एक मत आया था द्वैतवाद के जो प्रवर्तक थे कौन थे? तो माधवाचार्य 13वीं शताब्दी में वो दिए थे। सनक संप्रदाय था एक, सनक संप्रदाय से एक जो मत आया था द्वैतवाद का, जो कि निम्बिकाचार्य दिए थे 13वीं शताब्दी में। इसके बाद रुद्र संप्रदाय से शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत आया था, जो कि वल्लभाचार्य ने दिया था 15 से 16 शताब्दी के बीच में। अशोक के अभिलेख के बारे में देखें तो भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अशोक का अभिलेख राज्यादेश के रूप में जारी किए गए। वह पहला शासक था जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता को क्या था? संबोधित किया था। अशोक के अभिलेखों का विभाजन निम्नलिखित वर्णों में किया जाता है, वर्गों में किया जाता है। शिलालेख, इन्हें दो वर्गों या बृहद शिलालेख तथा लघु शिलालेख में बांटा जा सकता है। एक है आपको स्तंभलेख, इन्हें दीर्घ स्तंभलेख एवं लघु स्तंभलेख में विभाजित किया जाता है। गुहालेख, ये गुफा में उत्कीर्ण लेख है। नोट, अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या 14 है, जो 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कुछ स्रोतों में 7 स्थान। अशोक के शिलालेख और उनके प्राप्ति स्थल। शाहबजगढ़ी का जैसा पेशावर पाकिस्तान, इनके अशोक के शिलालेख और उनके प्राप्ति स्थल। शाहबजगढ़ी के पेशावर पाकिस्तान। मानसेरा अभिलेख के जो हजारा जो कि पाकिस्तान में है, शाहबजगढ़ी कहाँ है? तो पेशावर पाकिस्तान में है, वहाँ से मिला है। मानसेरा अभिलेख कहाँ पे? तो हजारा पाकिस्तान में है। कालसी अभिलेख, शिलालेख बोलेंगे। कालसी शिलालेख कहाँ पे है? तो देहरादून जो कि उत्तराखंड में है। शाहबजगढ़ी शिलालेख कहाँ? तो पेशावर पाकिस्तान में। मानसेरा शिलालेख हजारा पाकिस्तान से मिला है। कालसी शिलालेख देहरादून जो कि उत्तराखंड में है। गिरनार शिलालेख कहाँ है? जूनागढ़ जो कि गुजरात में है। धौली शिलालेख जो कि पुरी ओडिशा से मिला है। जोगढ़ अभिलेख जो है, जोड़क शिलालेख गंजाम ओडिशा से मिला है। सोपारा थाने महाराष्ट्र से मिला है। एडगुडी कुर्नूल आंध्र प्रदेश से मिला है। मास्की जो कि रायचूर कर्नाटक से मिला है। गुर्जरा जो कि दतिया मध्य प्रदेश से मिला है। ब्रह्मगिरी मैसूर कर्नाटक से मिला है। भाबरू बेराट राजस्थान से मिला है। अरोरा जो कि मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से मिला है। जेटिंग रामेश्वर जो कि कर्नाटक से मिला है। सासाराम शिलालेख कहाँ से मिला है? तो बिहार से में मिला है। राजूर मंडागिरी जो कि कुर्नूल आंध्र प्रदेश से मिला है। गोवी मठ शिलालेख मैसूर कर्नाटक से मिला है। मारो शिलालेख मध्य प्रदेश से मिला है। निट्टूर शिलालेख कर्नाटक से मिला है। उदयगोलम शिलालेख बेलारी कर्नाटक से मिला है। सन्नाती जो कि कर्नाटक से मिला है। अशोक के दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो 6 भिन्नों स्थानों पाषाण स्तंभ पर उत्कीर्ण पाए गए हैं, जैसे कि दिल्ली में टोपरा स्तंभ लेख, मेरठ दिल्ली स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख, लोरिया नंदन स्तंभ लेख, रामपुरवा स्तंभ लेख, लोरिया अरेराज स्तंभ लेख आदि। कुछ स्तंभों पर केवल एक ही लेख है, अतः उन्हें 7 दीर्घ स्तंभ लेखों के क्रम से अलग रखा गया है और वे लघु स्तंभ लेख कहे जाते हैं। इस प्रकार के लघु स्तंभ लेख जो है सांची, सारनाथ, रुमनदेही स्थान मिले हैं, ये सब क्या है? तो लघु स्तंभ लेख है। अशोक के लघु शिलालेख यानी स्तंभ लेख दीर्घ एवं लघु एवं गुहा लेखों की लिपि जो है ना ब्राह्मणी है। केवल 2 अभिलेख यानी साहबजगढ़ी उसके बाद जो है तथा मानसेरा की लिपि जो है ना ब्राह्मणी ना होकर खरोष्ठी है, याद रखिएगा। बाकी सभी अभिलेखों का जो लिपि है ना वो ब्राह्मणी है, लेकिन साहबजगढ़ी तथा मानसेरा की जो लिपि है ये खरोष्ठी है। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, दाएं से बाएं, और ब्राह्मणी बाएं से दाएं लिखा जाता है। अशोक के सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था, जबकि रुमनदेही अभिलेख यानी सर्वाधिक छोटा अभिलेख का विषय क्या था? तो आर्थिक था। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभ लेखों में अशोक की रानी कारुबाकी के द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। कारुबाकी, इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, रानी का अभिलेख। कौशाम्बी तथा प्रयाग स्तंभ लेख। अशोक की राजकीय घोषणा जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है
उन्हें साधारण तौर पर लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। गुहा लेख धार्मिक सहिष्णुता का परिचालक है। फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ तथा चोपड़ा के अशोक स्तंभ दिल्ली मंगाए थे। फिरोज शाह तुगलक ने इलाहाबाद स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में था। इलाहाबाद अकबर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा इसे इलाहाबाद के किले में रखा गया था। किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा। ये भी याद रखिएगा। रामपुरवा स्तंभ लेख पूर्वी चंपारण बिहार में स्थापित है। रामपुरवा स्तंभ लेख, इसका जो खोज है या 1872 ईस्वी में कलाइल ने किया था। यहाँ पर बेल स्तंभ पाया गया है। लोरिया नंदनगंज जो कि पश्चिमी चंपारण बिहार में है, इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। अशोक द्वारा बनाए गए स्तंभ बिहार में 4 जगहों पर पाए गए। बिहार में 4 जगह पे, लोरिया नंदनगंज जो कि पश्चिमी चंपारण में, ये सब बिहार में है। लोरिया अरिराज स्तंभ लेख पश्चिमी चंपारण में है। रामपुरवा स्तंभ लेख पूर्वी चंपारण में है। बसाड़ स्तंभ लेख जो कि वैशाली में है। अशोक का सार ए कुना यानी कंधार अभिलेख ग्रीक एवं अरामाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। इसे द्विभाषी अभिलेख भी कहा जाता है या कहते हैं। अशोक के शिलालेख में वर्णित विषय वस्तु की बात करें तो शिलालेख और विषय बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। पहला बात तो पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा किया गया है। सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह है, यह अशोक द्वारा लिखवाया गया था पहला में। दूसरा शिलालेख में यह कहा गया है कि पशु चिकित्सा मानव चिकित्सा का विवरण है, लोक कल्याणकारी कार्य का विवरण है। चोल पांडे सत्ययुत एवं केरल पुत्र चेर की चर्चा है। तीसरा शिलालेख में राजकीय अधिकारी युक्त रज्जुक और प्रादेशिक को हर 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश दिया गया है तीसरा शिलालेख में। चौथा शिलालेख में क्या किया गया है? तो धर्माचरण के भेड़ीनाथ द्वारा धर्म का क्या किया गया? तो धर्म का उद्घोषणा किया गया धर्माचरण के भेड़ीनाथ द्वारा। पांचवा शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी दिया गया। धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में। पांचवा शिलालेख में मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था के बारे में उल्लेख किया गया है। छठा शिलालेख में इसमें आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। आम जनता किसी भी समय राजा से मिलजुल सकते हैं, छठा शिलालेख में कहा गया है। सातवीं शिलालेख में सभी संप्रदाय के लिए सहिष्णुता की बात कही गई है। सभी संप्रदाय के लिए सहिष्णुता की बात की गई है सातवां में। आठवां में सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख है। सम्राट जो धर्म यात्रा के उसके बारे में। बोध गया के भ्रमण का भी उल्लेख मिलता है। आठवां शिलालेख में। नौवां शिलालेख में धम्म समारोह की चर्चा की गई है। सच्ची भेंट एवं शिष्टाचार का भी उल्लेख किया गया है। 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। इसके ख्याति एवं गौरव की निंदा की गई है तथा धर्म की नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। 11वां शिलालेख में है ना धर्म नीति की व्याख्या किया गया धर्म नीति का। 12वां शिलालेख में सर्वप्रथम समभाव एवं स्त्री महामात्र की चर्चा किया गया। 13वां शिलालेख में लास्ट में कलिंग युद्ध का वर्णन, ये पूछा जाता है, पड़ोसी राज्य का वर्णन, अपराध करने वाली आठविक जातियों का उल्लेख किया गया है। 14वां शिलालेख में है ना अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। मौर्यकालीन प्रमुख कर की बात करें तो सीता कहा गया राजकीय भूमि से होने वाली आय को हिरण्य अनाज के रूप में न लेकर नगद लिया जाता था। पर्ण आपातकालीन कर है। बलि राजस्व कर है। भाम कृषि उत्पाद का हिस्सा है। नगद कर क्या है? नगद कर। प्रवेशीय आयत कर है 20%। विष्टि निःशुल्क श्रम एवं बेगार। गुप्तकालीन मंदिर और स्थान। तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश। भुमरा का शिव मंदिर नागोदा मध्य प्रदेश। नचना कुठार का पार्वती मंदिर पन्ना मध्य प्रदेश में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर झांसी उत्तर प्रदेश में। भीतरगांव का मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में। सिरपुर यानी श्रीपुर का लक्ष्मण मंदिर रायपुर छत्तीसगढ़ में है। नोट है आपका कि गुप्तकालीन मंदिर छोटी छोटी ईंटों एवं पत्थरों से बनाए जाते थे, परंतु कानपुर का भीतरगांव का मंदिर केवल ईंटों से ही निर्मित है। इसी तरह सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर भी केवल ईंटों से ही निर्मित है। स्रोत
छत्तीसगढ़ सरकार पोर्टल के द्वारा ये लिया गया, वहाँ से है। उदयगिरी का विष्णु मंदिर कहाँ है, तो विदिशा में है। शिव मंदिर खो नागोदा मध्य प्रदेश में है। साहित्य, साहित्यकार एवं विषय वर्णन। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया, तो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। इसमें जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया। चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कथा। चाणक्य योजना का वर्णन इसी में है। देवी चंद्रगुप्तम जो कि विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया। चंद्रगुप्त एवं ध्रुव स्वामिनी ध्रुव देवी के विवाह का वर्णन है। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शक राजा एवं रामगुप्त के वध का भी वर्णन इसमें किया गया है। मालिका अग्निमित्रम जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया। अग्निमित्र तथा मालिका की यह क्या है, तो प्रेम कथा है। अभिज्ञान शकुंतलम जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया। दुष्यंत तथा शकुंतला की प्रेम कथा का वर्णन है इसमें। विक्रमोर्वशीयम जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया है। पुरुरवा एवं उर्वशी की प्रेम कथा है इसमें। स्वप्न वासवदत्ता जो कि भास के द्वारा लिखा गया है। उदयन तथा वासवदत्ता की कथा का वर्णन है इसमें। मृक्ष कटिकम जो कि शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। ब्राह्मण चारुदत्त तथा गणिका बसंत सेना के प्रेम की कहानी है इसमें। प्रमुख जल विभाजन, अवस्थिति और नाम दिया गया। 8 डिग्री चैनल क्या करता है, तो मालदीव एवं मिनिकोय को मध्य है। मालदीव व मिनिकोय के मध्य 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल क्या करता है, तो लक्षद्वीप यानी कवरावती को मिनिकोय के अलग करता है, सीधे बोल सकते हैं, या मध्य में है, यानी लक्षद्वीप को मिनिकोय से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल क्या करता है, तो छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य। छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल। ग्रैंड चैनल क्या करता है, तो इंडोनेशिया सुमात्रा वो कार निकोबार के मध्य है आपको ग्रैंड चैनल। पाक स्टेट तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य पाक स्टेट। डक्कन पास दक्षिण अंडमान व छोटा अंडमान के मध्य है। कोको स्टेट मध्य जो कि म्यांमार कोको द्वीप उत्तरी अंडमान के बीच में है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य है। भारत की नदियाँ और भारत की नदियाँ के बारे में देखते हैं। सिंधु तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से सन्युख्या हिमनद से निकलती है। अरब सागर में जाके मुहाना मिलाती है, यानी उसे मिल जाती है। 2880 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। और भारत की बात की जाए तो 1114 किलोमीटर भारत में इसकी लंबाई है। नंगा पर्वत के उत्तर बुंजी नामक स्थान पर हिमालय से 51 से 81 मीटर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। इसकी सहायक नदियाँ सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास तथा झेलम है। गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है, बंगाल खाड़ी में जाके मिल जाती है। 2525 किलोमीटर की लंबाई है भारत में। गंगा वास्तव में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है, प्रमुख सहायक है यहाँ का। गंगा वास्तव में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है, प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन है, तो यमुना, गंडक, घाघरा, कोसी आदि है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत से मानसरोवर झील के समीप चमिंडुंग हिमानी से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। 2900 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। भारत में 916 किलोमीटर, ठीक है। प्रमुख सहायक नदियाँ की बात करें तो दिबांग, लोहित, दिहांग, सुबनसिरी, मानस, तिस्तार, कामेंग आदि है। महानदी छत्तीसगढ़ रायपुर जिले में सिहावा के समीप है। महानदी बंगाल की खाड़ी कटक के समीप यह स्थित है। 815 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ब्राह्मणी तथा वैतरणी सहायक नदियाँ इसकी है। यमुना बंदरपुछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यमुना प्रयाग में गंगा नदी यानी 1.375 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इलाहाबाद में इनकी सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा तथा केन है। ये तीनों ही नदियाँ दक्षिण से यमुना में मिलती है। गोदावरी नासिक जिले महाराष्ट्र के त्र्यंबकम गांव की एक पहाड़ी यानी प्रायद्वीपीय भारत की लंबी नदी है। बंगाल की खाड़ी इसकी उद्गम है। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसे वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। इसका प्रमुख सहायक नदियां हैं परवदा, पूर्णा, मंजीरा, वेनगंगा, वर्धा, पैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती तथा सबरी। तुंगभद्रा कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ से तुंगा तथा भद्रा नदी के संगम से
यह निकलती है कृष्णा नदी से, यह निकलती है, इस कृष्णा नदी में जाके यह मिलती है, इसका मिलान है यह बंगाल खाड़ी में जाकर गिरती है गोदावरी, कृष्णा नदी में जाके यह मिलती है या गिरती है। 331 किलोमीटर की लंबाई है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कुमुदवती, वर्धा, मगाड़ी तथा हिंद है। किसकी? तो तुंगभद्रा की। कुमुदवती, वर्धा, मगाड़ी तथा हिंद है। नर्मदा नदी की बात की जाए, नर्मदा नदी की, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है, खंभात खाड़ी में जाके मिल जाती है। 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह नदी जबलपुर में भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा धुआंधार जलप्रपात का क्या करती है? तो निर्माण करती है एवं डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है। ठीक है, यह विवरंश घाटी से होकर बहती है। कोसी, कोसी गोसाई स्थान चोटी के उत्तर में निकलती है और कुर्सेला में जाके मिल जाती है कटिहार के निकट। दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी इसके है। 730 किलोमीटर इसकी लंबाई है कोसी की। इसकी मुख्य धारा अरुण नदी तिब्बत में पंगचू है। गंडक, गंडक जो कि नेपाल में निकलती है, नेपाल से आती है, पटना के समीप गंगा में जाके मिलती है और भारत में इसकी लंबाई 425 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां काली गंडक तथा त्रिशूली गंगा है। इसमें मिलने वाले गोल पत्थरी को शालिग्राम कहा जाता है। इसमें मिलने वाले को शालिग्राम कहा जाता है। सतलज तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल से निकलती है, चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। लगभग 1500 किलोमीटर लंबा है। भारत में लगभग 1050 किलोमीटर तक फैला हुआ है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। लुधियाना था फिरोजपुर तटवर्ती नगर है। ब्यास, रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से 4330 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। हरिके यानी कपूरथला के समीप सतलज नदी के बीच में, सतलज नदी के मतलब वहाँ पे जाके मिलती है। 470 किलोमीटर की लंबाई है। कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधार पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में पहुँचती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है मध्य प्रदेश में। पटना के समीप गंगा नदी में जाके मिल जाती है। 780 किलोमीटर इसकी लंबाई है सोन नदी की। नर्मदा के समीप इसका उद्गम है। ताप्ती, बैतूल जिले मध्य प्रदेश के मुल्तान ताप्ती नगर के पास यह निकलती है, खंभात खाड़ी में जाके मिल जाती है। 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ताप्ती की डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है। पूर्णा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। पूर्णा, माही। धार जिला मध्य प्रदेश के अमझोरा के मेहर जिला में निकलती है, खंभात खाड़ी में जाके मिलती है। 585 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस पर बजाज सागर बांध बनाया गया है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। शारदा, काली गंगा, कुमायूं हिमालय का मिलाम हिमनद यहाँ से निकलती है। कुमायूं हिमालय के मिलाम हिमनद से बहराम घाट के समीप घाघरा नदी वहाँ पे जाके मिलती है। 602 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी सहायक नदियाँ शर्मा, लिसार, सरयू या पूर्वी रामगंगा या चौकिया। चंबल, मध्य प्रदेश से मऊ के समीप स्थित है। इटावा उत्तर प्रदेश से के जानपाव पहाड़ी के बीच में निकलती है। 995 किलोमीटर इसकी लंबाई है। समीप यमुना नदी के समीप है। देश के सबसे गहरे खड्डों का निर्माण इसकी सहायक नदियां हैं काली, सिंध, पार्वती, सिप्ता, बनास, कुरल, बामनी व मेज। चंबल नदी मध्य प्रदेश से मऊ के समीप स्थित वहाँ से निकलती है। मध्य प्रदेश के मऊ में समीप स्थित वहाँ से। इटावा जो कि उत्तर प्रदेश के जाना जाओ पहाड़ी में जाके मिलती है। 995 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यमुना नदी के समीप है चंबल। देश के सबसे गहरे खड्डों का निर्माण इसकी सहायक नदियाँ काली, सिंध, पार्वती, सिप्ता, बनास, कुरल, बामी व मेज है। रावी कांगड़ा जिले हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से निकलती है। चिनाब नदी में जाके मिलती है। कौन? तो रावी चिनाब में जाके मिलती है। 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है रावी की। हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी से होकर बहती है। झेलम, बेरीनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील वहाँ से निकलती है। चिनाब नदी में जाके मिलती है। 724 किलोमीटर लंबी है। लगभग भारत में 400 किलोमीटर में फैली हुई है। श्रीनगर में सिकरा या बंजरे चराए जाते हैं। रामगंगा नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी का दक्षिणी भाग
वहाँ से निकलती है। कन्नौज के निकट गंगा के नदी के समीप जो है वो मिल जाती है। वहाँ पे 696 किलोमीटर इसकी क्या है तो लंबाई है, गंगा नदी में जाके मिलती है। खोन इसकी प्रमुख सहायक नदी है, खोन इसकी प्रमुख सहायक नदी है। लूनी अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ अरावली पर्वत से निकलती है, कच्छ की रण में जाके मिलती है। 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ बाड़ी, सुकड़ी, मिठड़ी आदि है। यह नमकीन नदी है। थार मरुस्थल में यह जाके लुप्त हो जाती है। आगे आपका घाघरा। घाघरा नेपाल में तकलाकोट से 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में मपतासुंग हिमानी से निकलती है। सारण तथा बलिया जिले की सीमा पर गंगा नदी में जाके मिल जाती है। 1080 किलोमीटर इसकी लंबाई है। शिवालिक को पार करते समय सिसपानी नामक 180 मीटर गहरे खड्डा का निर्माण चौकिया तथा छोटी गंगा इसकी सहायक नदियाँ हैं। छोटी गंगा। बेतवा मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में कुमारगांव के समीप विंध्याचल पर्वत से निकलती है। हमीरपुर के समीप 480 किलोमीटर यहाँ यमुना नदी के समीप वहाँ पर जाके मिलती है। ऊपरी मार्ग से कई झरनों का निर्माण होता है। कावेरी कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। बंगाल खाड़ी में जाके मिलती है। 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात तथा श्रीरंगपट्टनम एवं शिव समुद्रम द्वीपों की उपस्थिति इसका महत्व बढ़ा देती है। सहायक नदियाँ हेमावती, शिमसा, भवानी, अमरावती, न्योल, अकरावती आदि इसकी सहायक नदी है। कृष्णा महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट यानी पहाड़ महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ी से निकलती है। बंगाल खाड़ी में जाके मिल जाती है। 1401 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा आदि है। साबरमती उदयपुर जिले में अरावली पर्वत पर स्थित जय समुद्रम झील से निकलती है। खंभात खाड़ी में जाके मिल जाती है। 371 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं सावर, हाथमती, मेसवा, बेतरंग तथा माजम। छिपरा इंदौर जिले के काकरी बडरी नामक पहाड़ी से निकलती है और चंबल नदी में जाके मिल जाती है। कौन तो छिपरा 560 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके किनारे उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है। छिपरा नदी के किनारे जहाँ प्रति 12वें वर्ष कुंभ मेला भी लगता है। हुगली यह गंगा की एक सहायक है जो धुलिया यानी पश्चिम बंगाल में दक्षिण गंगा से अलग होती है। बंगाल खाड़ी में जाके मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ जलांगी है। यह भारत से सबसे ऊंची ज्वारीय भित्ति वाली नदी है। इसकी नदी मुख्य भारत की नदियों में इसका नदी जो है ना मुख्य भारत की नदियों में सबसे बड़ा है। पेरियार नदी जो कि अनामलाई से निकलती है वेम्बना झील में जाके मिल जाती है। यह नदी केरल में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। केरल की नदी की लंबाई भारतीय पर्यावरण वर्ग 11 के परिशिष्ट चिन्ह से ली गई। भारत के प्रमुख जलप्रपात की बात करें। प्रपात नदी और ऊंचाई। भारत के प्रमुख जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात वाराही नदी पे है 455 मीटर। ये कर्नाटक राज्य कुचिकल जलप्रपात जो है वाराही नदी कर्नाटक में। ऊंचाई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जोगिया गोरसोपा जो कि कर्नाटक में है शरावती नदी पे 255 मीटर लंबा। यन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पे है 183 मीटर ऊंचाई पे मध्य प्रदेश। शिव समुद्रम कावेरी नदी पे है 90 मीटर ऊंचाई पे स्थित कर्नाटक पे। दूध सागर जो कि मांडवी नदी में है मांडवी नदी 310 मीटर इसकी ऊंचाई है गोवा राज्य में। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पे है 100 मीटर की ऊंचाई पे राजस्थान। चित्रकूट जो कि इंद्रावती नदी पर है 100 मीटर इसकी ऊंचाई है छत्तीसगढ़ राज्य में है। कुचिकल कहाँ पे कर्नाटक में। यन्ना मध्य प्रदेश में। शिव समुद्र कर्नाटक में। दूध सागर गोवा में। बिहार टोंस नदी राजस्थान। चित्रकूट इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में। गोकक जलप्रपात गोकक नदी पे है 55 मीटर की ऊंचाई पे कर्नाटक राज्य में। चुलिया चंबल नदी पे है चंबल पे 18 मीटर की ऊंचाई पे राजस्थान। दूध सागर नर्मदा नदी पे 10 मीटर की ऊंचाई पे मध्य प्रदेश। पायकारा नीलगिरी नदी पे है तमिलनाडु में। पुनासा चंबल नदी पे है 12 मीटर की ऊंचाई पे राजस्थान। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पे 74 मीटर की ऊंचाई पे झारखंड।
नोकलिकाई जलप्रपात, ये 340 मीटर है, मेघालय। गोकाक जलप्रपात गोकाक नदी पे कर्नाटक में। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पे राजस्थान में। दूध सागर नर्मदा नदी पे मध्य प्रदेश में। पाइकारा नीलगिरी नदी में तमिलनाडु। पुनासा चंबल नदी में राजस्थान। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड। नेका की लिकाई 340 मीटर की ऊंचाई मेघालय में। भारत का सर्वाधिक ऊंचा सीधा गिरने वाला जलप्रपात जोग है तथा भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो कुचिकल है। मानसून समयावधि और वार्षिक वर्षा का प्रतिशत। जैसे कि दक्षिण पश्चिम मानसून जून सितंबर में आती है, 73.7% वार्षिक वर्षा होती है इसमें। परवर्ती मानसून काल अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होती है, अक्टूबर से लेके दिसंबर के बीच में होती है परवर्ती मानसून काल। इसका 13.3% वार्षिक वर्षा दर होती है। पूर्व मानसून काल मार्च से मई के बीच में होती है, 10% वार्षिक वर्षा होती है। शीत ऋतु या उत्तर पश्चिम मानसून जो कि जनवरी से फरवरी के बीच में होती है, 2.6% वार्षिक वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून में 73.7%, परवर्ती मानसून काल में 13.3%, पूर्व मानसून काल में 10%, शीत ऋतु या उत्तर पश्चिम मानसून में 2.6%। दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर के बीच में। परवर्ती मानसून काल अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में। पूर्व मानसून काल मार्च से मई के बीच में। शीत ऋतु या उत्तर पश्चिम मानसून जनवरी से फरवरी के बीच में। तो खत्म होता है भाग नंबर 10। आज भाग 9 और 10 देखे हैं। भाग 11 से लेके 18 तक अभी तक बची हुई है, तो जल्दी ये ख़त्म हम करवाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट भी तो कंटिन्यू में करवाए रहा हूँ, ये भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।